नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज हम प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 से संबंधित सामान्य विज्ञान टॉपिक पर भौतिकी पर 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। जो भी 20 एमसीक्यू किससे संबंधित है, पूरा केवल गति चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, मोशन से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पास सही नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन है, गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। सापेक्षिक मतलब दो लोगों के लिए एक हो यह आवश्यक नहीं है। यदि इस व्यक्ति के लिए कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, तो हो सकता है इस वस्तु के लिए वह स्थिर प्रतीत हो। मान लीजिए कि ये कोई एक पेड़ है यहाँ पास, ठीक है, ये कोई क्या है, एक पेड़ है, और इसमें ये क्या है, एक बस में बैठे हुए यात्री हैं ये सभी, ठीक है। तो इन्हें यह पेड़ पीछे की ओर गतिशील दिखाई देगी, जबकि इस स्थिर व्यक्ति को यही पेड़ स्थिर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। क्या? दूरी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पास गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूरी जब भी हम मापेंगे तो वह हमेशा धनात्मक में होगा, भले ही चाहे 0.001 सेंटीमीटर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा किस में होगा, धनात्मक में होगा। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। ठीक है, दोनों का सूत्र लगभग एक समान होता है, लेकिन दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, और विस्थापन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद किसी वस्तु का वेग उसके विस्थापन में होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो बिल्कुल ये भी सही कथन है कि वेग में जो विस्थापन में परिवर्तन की दर है वही वेग के बराबर होता है। तो ये तो वेग की परिभाषा ही यहाँ पास लिख दिया गया है। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कथन गलत था, सही नहीं था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति किसी बिंदु ए से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और उसके बाद 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, और अंत में 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपका देखिए, पहले तो ये कह के आ रहा है, उसको समझिए कि एक कोई ये बिंदु है ए, ठीक है, ये कौन सी बिंदु है, ए बिंदु है, और इसमें आप देखिए कि यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, इतना आप 4 किलोमीटर मान लीजिए पूर्व दिशा में। इसके बाद बोला है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दक्षिण, तो इतना को 2 किलोमीटर मान लीजिए। इसके बाद फिर बोला है कि 2 किलोमीटर पूर्व, तो ये 2 किलोमीटर पूर्व, फिर बोला है लास्ट में अंत में उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, उत्तर की ओर चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पास ये 4 किलोमीटर था, ये 2 था, ये 2 था और ये 2 था। तो इसके बाद देखिए यहाँ पास पहला कथन क्या है, तो यहाँ पास पहले तो आप दूरी निकाल लीजिए, दूरी कितनी है, तो 4, 2, 6 और 2 8 और ये 2 10, टोटल दूरी कितनी हो गई, 10। लेकिन विस्थापन देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 6 किलोमीटर हुई। देखिए अभी समझते हैं, यहाँ पास कथन दिया गया है उसके द्वारा तय की गई दूरी 10 किलोमीटर है। तो अभी हमने देखा इस प्रकार से एक डायग्राम बना था हमारा, ठीक है। इसमें देखिए समझते हैं कैसे, 2 2 और ये 2। तो यहाँ पास देखिए दूरी मतलब क्या होती है, जितनी भी दूरी हमने तय की वो होगा। तो 4 2 6 2 8 और ये 2 10, तो टोटल दूरी तो 10 किलोमीटर हो गई आपका। एक कथन बिल्कुल सही है। उसका विस्थापन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर हुआ है। विस्थापन में दिशा भी होती है, इसलिए पूर्व की ओर बताया गया। तो विस्थापन क्या होगा, देखिए मूल बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो यहाँ पास कितना निकल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, तो कुल मिलाकर 6 इसकी दूरी हो जाएगी। 6 किलोमीटर क्या हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी। तो मूल बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी विस्थापन हो जाएगी, अर्थात टोटल 6 किलोमीटर का विस्थापन। और किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में, अर्थात ऑप्शन बी आपका यहाँ पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पास गलत हो जा रहा है। उसके बाद बोला गया कि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी, 10 किलोमीटर अभी हमने देखा। चाल इसमें क्वेश्चन में मिस हो गया है, 5 घंटे का समय लगा। इस जो पूरे घटनाक्रम में उसे कितना समय लगा है, 5 घंटे का समय लगा है। तो इसका जो दूरी और समय का जो डिवाइड होकर 2 बन जाएगा, मतलब
चाल कितना हो गया इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद देखिए उसका वेग 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर है। मतलब वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना हुआ है अभी हमने देखा 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। समय कितना है 5 घंटे, तो इसको डिवाइड कीजिए 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 दशमलव लग जाएगा और ये यहाँ पास जो एक बचा हुआ है 10 बन जाएगा। तो 5 दूनी 10, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर, ये भी कथन यहाँ पास सही है। तो कुल मिलाकर आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पास, तो ऑप्शन बी, यहाँ पास विस्थापन 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 6 किलोमीटर हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है त्वरण क्या है। त्वरण क्या है, तो ऑप्शन है विस्थापन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, धनात्मक राशि है या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। त्वरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कंपन। ठीक है, तो विस्थापन की दर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हमने अभी देखा कि वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। और देखिए वेग का फॉर्मूला क्या था, विस्थापन मतलब आपका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पास विस्थापन बटा समय था, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या हो जाएगा मात्रक। लेकिन त्वरण में क्या है, वेग की परिवर्तन की दर, तो वेग बटा यहाँ पास समय हो जाएगा, है ना, वेग बटा समय। तो वेग के लिए हमने पहले से मीटर प्रति सेकंड लगा दिया और समय के लिए फिर से 1 सेकंड, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, मात्रक मतलब जिससे मापते हैं, तो या नापते हैं, नापन वही है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका हो जाएगा, त्वरण का सूत्र हो जाएगा। और इसी के हिसाब से हम यहाँ पास क्या निकाल सकते हैं, तो विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। विमी सूत्र कैसे, एम क्या है यहाँ पास, एम क्या है मीटर मतलब लंबाई के लिए हमने एल प्रयोग किया था पिछले वीडियो में, और सेकंड स्क्वायर, तो एल एस -2 क्यों, ये बटा के नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा उसकी पावर में, तो एल एस -2 आ जाएगा। ठीक है, एम को आप 0 लगा देंगे तो एल एम एस -2 लगा सकते हैं। ठीक है, एम एल एस -2। इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति में उत्पन्न त्वरण को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अपकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, वृत्तीय त्वरण या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको वृत्तीय गति समझना है। वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार मार्ग पर एक कोई गति करे उसे बोले वृत्ताकार मार्ग की गति या फिर वृत्तीय गति बोलेंगे। लेकिन एक समान वृत्तीय गति, जब हम इसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान वेग से गति करने लगें तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे जब चाल बिल्कुल समान हो। तो इस एक समान वृत्तीय गति को क्या बोल सकते हैं हम, त्वरित गति भी बोलते हैं। सभी बिल्कुल याद रखते जाइए जो बोला जा रहा है। तो वृत्तीय गति क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर गति, और जब वृत्ताकार मार्ग पर चाल समान हो तो वहाँ एक समान वृत्तीय गति होती है जिसे हम त्वरित गति भी कहते हैं। ठीक है, त्वरित गति भी कहते हैं। और त्वरित गति मतलब त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। इस गति में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सर्कल है तो यहाँ पास ये कोई केंद्र है, तो इसकी जो दिशा होगी, बल की दिशा होगी या त्वरण की दिशा होगी, वह मध्य की ओर होगी, केंद्र की ओर होगी। तो इसे ही बोलेंगे त्वरित गति या एक समान वृत्तीय गति। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र। जब बल अंदर की ओर लगता है तो वहाँ अभिकेंद्र होता है, जब बल बाहर की ओर लगता है तो वहाँ क्या होता है, अपकेंद्र होता है। तो यहाँ पास देखिए अभिकेंद्र त्वरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिए कि ये वृत्ताकार मार्ग पर है इसलिए यहाँ पास त्वरण उत्पन्न हुआ, और एक समान चाल है फिर भी, जबकि चाल बदलने पर ही त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल पर ही गति उत्पन्न होती है। इसके अलावा जब रेखीय गति होती है तो वहाँ पास यदि एक समान चाल से कोई वस्तु गति करे तो वहाँ पास जो है आपका त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन क्या है कि जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापित हो गई तो यहाँ से यहाँ तक इसका कितना कोण बना, ठीक है, इस केंद्र के हिसाब से केंद्र पर कितना कोण बना, यही हो जाएगा कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। कोणीय विस्थापन का मतलब समझिए आप कि किसी भी
वृत्तीय मार्ग पर, ठीक है, वृत्तीय मार्ग पर जब वह किसी वस्तु के सापेक्ष जितना कोण घूम जाती है, किसी वस्तु के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे हम बोलेंगे कोणीय गति, और इसका मात्रक हमेशा रेडियन में होता है। कुल मिला के हमें कोणीय विस्थापन नहीं, हमें कोण को ही मापना है, ठीक है। कोण को मापेंगे तो कोणीय विस्थापन निकल जाएगा, तो रेडियन ही यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीटर सेकेंड स्क्वायर ये सभी नहीं होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच संबंध स्थापित करने वाला कौन सा समीकरण सही है। ऑप्शन है रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग। तो क्या रेखीय वेग के बराबर कोणीय वेग होता है? बिल्कुल नहीं होता। अभी हमने देखा रेखीय वेग में क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि कोणीय वेग में एक समान गति पर त्वरण उत्पन्न होता है, तो दोनों बराबर तो नहीं होंगे। रेखीय वेग हालांकि किसी स्थिति में बराबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पास बिल्कुल संबंध की बात की जा रही है, तो हर स्थिति में बराबर को देखा जाएगा। हो सकता है किसी भी स्थिति में बराबर हो जाएं, लेकिन रेखीय वेग बराबर वृत्त की त्रिज्या गुणित कोणीय वेग, ठीक है। रेखीय वेग बराबर वृत्त की त्रिज्या कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है क्या? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेखीय वेग क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या के और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, यहाँ पास ये आपका त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या से यहाँ तक मान लीजिए जब कोई वस्तु इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचती है, तो दोनों बिंदुओं के बीच जो होगा ये इसको बोलेंगे कोणीय विस्थापन। जिस स्पीड से यहाँ तक पहुँचेगा उसको बोलेंगे कोणीय वेग, और इसी कोणीय वेग का गुणा करेंगे हम इस त्रिज्या से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? उसका रेखीय वेग। तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के परितः घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो क्या कहलाती है? आयास कहलाती है, उत्तोलक कहलाती है, आलंब कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक सीधी छड़, मान लीजिए कोई एक यहाँ पास ये इस प्रकार से कुछ है, ठीक है, त्रिभुज है, इस पर एक छड़ लगा दिया हमने, ठीक है, ये कोई छड़ है, तो इसे गति करने के लिए, ठीक है, इस बिंदु के परितः गति करने के लिए स्वतंत्र हो, अब मतलब हवा जिस तरफ ज़्यादा हो उसी तरफ झुक जाए, इस प्रकार की अवस्था हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इस छड़ को क्या बोलेंगे हम? उत्तोलक बोलेंगे। जो कि यहाँ पास देखिए इस तरफ भी घूम सकती है, ऊपर भी जा सकती है, इस तरफ भी घूम सकती, बच्चों का झूला समझ लीजिए, ठीक है, बच्चों का जो झूला होता है इस प्रकार से, बच्चों का झूला होता है इस प्रकार से, वो समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसी को क्या बोलेंगे? उत्तोलक बोलते हैं। ये ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या हो सकता है? पूरी तरह से घूम सकता है, और इस प्रकार से भी कभी कभी घूमने वाला होता है, ठीक है, इस प्रकार से भी घूम सकता है, तो चारों तरफ भी घूम सकता है। इसका मतलब उत्तोलक यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आयास को भी जान लीजिए, जब ऐसी स्थिति हो और इस तरफ मैंने कुछ वजन रख दिया, मान लीजिए यहाँ पास हमने क्या किया, कुछ वजन इस प्रकार से हमने रख दिया, तो वजन रखने से क्या होगा, यह इस प्रकार से इस तरफ झुक जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। वजन रखने पे क्या होगा, इस प्रकार से झुक जाएगा। तो इसे जब हमें बराबर की स्थिति में लाना है, इसका उपयोग करना है, तो इस पर इसका उपयोग करने के लिए हम जो बल लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? आयास, ठीक है। इसके बाद आलंब को देखिए, आलंब क्या होता है? तो वह बिंदु, यहाँ जो बिंदु है ना, यहाँ जो बिंदु बना वही क्या है? आयास, वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक क्या करता है? गति करता है, घूर्णन गति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर आइजैक न्यूटन ने गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन कब किया? ऑप्शन है 1680, 1673, 1687 या फिर डी 1696। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1687 में इन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन गति के नियमों का उल्लेख किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चलती हुई ट्रेन से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर इस दिशा में दौड़ना पड़ता है, ठीक है। जिस दिशा में ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, इससे कोई व्यक्ति उतरा तो उसको इसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। तो यह क्रिया न्यूटन के गति के कौन से नियम का उदाहरण है? ऑप्शन है गति का प्रथम नियम, और या फिर गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, या फिर डी में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास गति का प्रथम नियम, अर्थात जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए।
देखिए जड़त्व क्या होता है यहाँ पास, ये ट्रेन तो गतिशील अवस्था में होती है, ट्रेन क्या होती है, गतिशील अवस्था में होती है, लेकिन व्यक्ति का शरीर जो है स्थिर अवस्था में होता है। तो क्या किया जाता है, अचानक से शरीर क्या होता है, स्थिर अवस्था में होता है, लेकिन जब यह ट्रेन से उतरेगा तो इसका शरीर क्या हो जाएगा, गति का अनुभव करेगा। और देखिए पैरों में जड़त्व क्या हो जाएगा, पैरों का जड़त्व तुरंत बदल जाएगा, लेकिन ऊपरी हिस्से का जड़त्व बदलने में वक्त लगेगा, जिसके लिए इसे दौड़ना पड़ता है। तो पैरों का जड़त्व पैर को स्थिर कर देगा, जबकि ऊपरी शरीर क्या हो जाएगा, नीचे गिर सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, और ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग क्या है। संवेग क्या है, क्या विस्थापन में परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन की दर है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, या फिर वस्तु के द्रव्यमान और वेग का भागफल है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर, सॉरी यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान क्या है m, वेग क्या है v, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, संवेग। संवेग को किससे शो करते हैं, p से शो करते हैं, मतलब ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोगुना होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या पूछा है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो हमेशा क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा बल के। इसका मतलब F, यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब देखें तो F अनुक्रमानुपाती किससे होगा, संवेग में परिवर्तन की दर। पहला संवेग मान लें, क्या मानते हैं, P2 माइनस P1 मान लेते हैं, और अपॉन में T, ये क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन, क्योंकि पहला संवेग P1 है, दूसरा संवेग P2 है, तो दोनों परिवर्तित हुए समय T के दौरान, तो उनमें परिवर्तन की ये पूरा दर है, और इसके अनुक्रमानुपाती है ये असंतुलित बल जो उस पर लगाया गया है। तो इसको अगर हम हल करना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, P2 मतलब mv और P1 माइनस P1 बराबर क्या हो जाएगा, mu। u क्या हो जाएगा यहाँ पास, प्रारंभिक वेग, v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, और अपॉन में लिखेंगे t। दोनों में से m कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, दोनों में से m कॉमन निकल जाएगा, v माइनस u बचेगा, अपॉन में t बचेगा, और बराबर इस तरफ f लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमको लास्ट इक्वेशन क्या मिला है, देखते हैं। लास्ट इक्वेशन मिला है f इज इक्वल टू m कॉमन निकला, और v माइनस यू अपॉन क्या बचेगा, यहाँ पास t बचेगा। और इसको ध्यान दीजिए, v माइनस ए क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है, ये जो इतना पोर्शन है वेग में परिवर्तन की दर है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, मतलब किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में। देखिए बिल्कुल दैनिक जीवन में उपयोगी क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है। जितने भी दैनिक जीवन से के उपयोगी फिजिक्स है उनको आपको बिल्कुल रट के जाना है, बिल्कुल अच्छे समझ के जाना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर ले जाते हुए गेंद को पकड़ता है। यह घटना गति के किस नियम का पालन करती है? तो देखिए ऑप्शन है जड़त्व का नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अभी हमने गति के द्वितीय नियम को सॉल्व किया जिसमें हमने F इज इक्वल टू ma देखा है, ठीक है। यहाँ पहले तो आपको समझ में आना, क्षेत्र रक्षक मतलब क्या है, फील्डर। तो कोई भी फील्डर क्या करता है, कैच को पकड़ने के लिए क्या करता है, अपने हाथों को थोड़ा सा उसी दिशा में पीछे ले जाता है। तो ऐसा क्यों करता है, यह जो गति का द्वितीय नियम पर आधारित है, ठीक है। गति के द्वितीय नियम पर आधारित है कि कोई गेंद, ये कोई गेंद है मान लीजिए, इस दिशा में आ रही है, इस पर पूर्ण बल आरोपित है, और इसी बल को रोकने के लिए क्या, और साथ में क्या है, इसमें त्वरण भी है। तो इस त्वरण को समाप्त करने के लिए वह क्या करता है, थोड़ा सा इसको हाथ को पीछे ले जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द्वितीय नियम का अनुपालन करता है, वो याद रखेंगे उसमें, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेलना किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, गति का द्वितीय नियम, गति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम,
या संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा इसका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब ये कोई नाव है मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, कोई नाव है, इसमें इस प्रकार से कोई चप्पू है, ठीक है, कोई इस प्रकार से क्या है, चप्पू है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इस प्रकार से यदि जल है तो क्या करते हैं, उसमें पीछे की ओर धकेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम पीछे की ओर इसे धकेलेंगे तो ये नाव को आगे की ओर धकेलता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट प्रणोदन, ठीक है, रॉकेट प्रणोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया, संवेग संरक्षण, जड़त्व का नियम या फिर डी में से कोई नहीं। रॉकेट प्रणोदन मतलब क्या है, प्रक्षेपण। रॉकेट को प्रक्षेपित करना या क्या करना, प्रक्षेपित करना ही क्या कहलाएगा, रॉकेट प्रणोदन। तो यह किस सिद्धांत पर काम करेगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु का संवेग जितना प्रारंभ में है उतना ही कितना रहेगा, अंत में भी रहेगा, ठीक है। गति के प्रारंभ में जितना है उतना ही अंत में भी रहेगा। तो देखिए कैसे, संवेग का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, mv। संवेग का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, mv, यानी m क्या है, द्रव्यमान, v वेग है, m यहाँ पास भी द्रव्यमान और v क्या है, वेग है। तो जितनी उसकी प्रारंभ में रहेगा संवेग उतना ही अंत में। क्यों? देखिए रॉकेट क्या होता है, अपने पार्ट्स को छोटा करते जाता है, ठीक है, अपने पार्ट्स को, और साथ ही साथ उसमें फ्यूल भी कम होते जाता है। तो इसका मतलब यहाँ समझ लीजिए कि m इसमें डाउन होते जाता है, ठीक है, m की इसमें कमी होते जाती है, लेकिन v क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जितना ही m बढ़ेगा उतना ही v, जितना ही m घटेगा उतना ही v क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पास संवेग का क्या हो रहा है, तो संरक्षण हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्ताकार परिपथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? बल है यहाँ पास, ठीक है, बल क्या कहलाएगा, अभिकेंद्र, अपकेंद्र, कोणीय या फिर वृत्तीय बल। तो वृत्ताकार परिपथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल हमेशा अभिकेंद्र बल कहलाता है। जबकि देखिए इस तरफ जब बल लगे, ठीक है, परिधि से केंद्र की ओर जब बल लगता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्र बल। लेकिन जब केंद्र से इधर बाहर की ओर बल लगने लग जाए, जब केंद्र से बाहर की ओर बल लगने लगे उसे हम बोलेंगे अपकेंद्र बल, ठीक है, क्या बोलेंगे, अपकेंद्र बल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत का पालन करती है? तो कौन सा बल लगता है उसमें, कौन सा बल आरोपित होता है? ऑप्शन है जड़त्वीय, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय या फिर रेखीय। तो देखिए दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है वह किस पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। कैसे? देखिए मान लीजिए ये कोई क्या है, पात्र है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पात्र है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पात्र है, इसमें दूध भरा हुआ है या फिर दही इसमें भरी हुई है। इसमें क्या करते हैं, मक्खन निकालने के लिए हम जब इस प्रकार से कुछ इसमें यंत्र का उपयोग करते हैं और इसे जब घुमाते हैं तो ये क्या करता है, केंद्र से बाहर की ओर गति या फिर बल लगाता है, जिससे उसमें क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। इसलिए अपकेंद्रीय बल यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेच को आसानी से घुमाया जाना किसका उदाहरण है, कौन से बल का? क्या अपकेंद्र बल या फिर बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण या फिर जड़त्व आघूर्ण? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, जब कोई दो बल है, ठीक है, जब कोई बल, कोई बाह्य बल किसी पिंड के, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड को घुमाने का प्रयास करता है तो बल की इसी प्रकृति को बल आघूर्ण कहते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से ये क्या है, एक पंखा है, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, पंखा है। इसमें क्या हो रहा है, जब इस तरफ से हवा पड़ेगी, कोई बाह्य बल पड़ेगा तो ये क्या होता है, घूमने लगेगा। इसलिए इसमें क्या, इसमें कौन सा बल कार्य करेगा, तो बल आघूर्ण कार्य करेगा। अर्थात जब भी कोई इस प्रकार का बल किसी पिंड को, किसी अक्ष क्या बोलेंगे यहाँ पास, इस प्रकार से ये अक्ष होगा, ठीक है, किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करेगा तो उसे बल आघूर्ण बोलेंगे। और इसे किससे शो करते हैं बल आघूर्ण को, तो टाउ से शो करते हैं। इस प्रकार से ये साइन होता है इसका, टाउ, इससे शो करते हैं। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा लंबाई, ठीक है, लंबाई किसकी, जहाँ पास बल लग रहा है और अक्ष की दूरी।
तो इसका मतलब यहाँ बल लग रहा है और अक्ष की दूरी, बल यहाँ पास लगेगा, ठीक है, और अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या के बराबर। तो इतना क्या हो जाएगा यहाँ पास, टाउ, यानी बल आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। बल युग्म क्या करता है, इसमें बल युग्म भी दिया गया है, ठीक है। बल युग्म क्या करता है, दो विपरीत तथा समांतर बल, ठीक है, विपरीत तथा समांतर बल। जैसे मान लीजिए क्या है, ये कोई घोड़े के नाल के आकार का ये दो चुंबक हैं, ठीक है। तो इसमें एक इसका साउथ इसका नॉर्थ होगा, तो इसका नॉर्थ और इसका साउथ होगा। तो देखिए दोनों का बल बराबर है लेकिन विपरीत है, दोनों का बल बराबर है लेकिन विपरीत है। तो दोनों क्या करेंगे, इसके बीच में स्थित किसी वस्तु को इसी बल की सहायता से घुमाने का प्रयास करेंगे। यही क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण। ये क्या होता है, यहाँ पास बल युग्म होता है, ठीक है, ये होता है बल युग्म। अब बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक बल और साथ ही साथ बल युग्म की भुजा के गुणनफल को, ठीक है, यहाँ पास कोई एक बल और उनकी एक भुजा के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, बल युग्म आघूर्ण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पास आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः घूर्णन किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है। मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है उसी पंखाकार आकृति में, ठीक है, इसी पंखाकार आकृति में क्या है, कोई वस्तु है, तो इसे घुमाने का जब प्रयास करता है, कोई हवा मान लीजिए घुमा रहा है इसको, ठीक है, हवा से घूमने वाला है, लेकिन इसको हवा की एक निश्चित मात्रा पर ही ये घूमेगा, ठीक है, हवा के एक निश्चित दाब पर ही घूम पाएगा, अन्यथा नहीं घूम पाएगा इसके वजन के हिसाब से। अगर ये रोकता है, ठीक है, सामने से आने वाले बल का विरोध करता है, घूमने से विरोध करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जड़त्व आघूर्ण बोलेंगे। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व का मतलब क्या है, परिवर्तन का विरोध करना, ठीक है, जड़त्व का मतलब क्या है, परिवर्तन का विरोध करना। जैसे कोई यदि बैठा है, आप उसे उठाना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको उसमें परिवर्तन करने वाले हैं आप, है ना, लेकिन वह क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, तो वो क्या होता है, वहाँ पास जड़त्व आघूर्ण होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भाला फेंक के खिलाड़ी के द्वारा भाले को, यहाँ भाला है, ठीक है, भाले को किस कोण के साथ, ठीक है, यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन को सुधार लेंगे, किस कोण के साथ फेंकना चाहिए कि भाला अधिकतम दूरी तय करे। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या फिर 75 डिग्री। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री, क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु को 45 डिग्री से फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी तय करती है, ठीक है, बल के हिसाब से। यदि हम 45 डिग्री से किसी वस्तु को फेंकें, ठीक है, 1 किलोग्राम के किसी वस्तु को 10 न्यूटन के बल से फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी तय करेगी। लेकिन उसी वस्तु को हम यदि क्या करें, 10 न्यूटन के बल से 60 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं तो वह वस्तु कम दूरी तय करेगी। इस प्रकार से ये प्रक्षेपण का नियम है, ठीक है, प्रक्षेप्य गति का नियम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, और इसी 45 डिग्री के कारण ही क्या होता है, क्रिकेट में 6 लगता है, ठीक है, इसी 45 डिग्री ज़्यादातर, ठीक है। अगर कम बल के साथ आपको 6 लगाना है तो आप क्या करेंगे, 45 डिग्री पर गेंद जानी चाहिए, इस प्रकार से। यदि इस प्रकार से गई तो अक्सर करके कम दूरी तय करती है, ठीक है, इस प्रकार से सीधा जाके नीचे। तो ये होता है यहाँ पास, ये गति का नियम है, फिजिक्स का लॉ लागू होता है यहाँ पास। इसके बाद देखिए, ऊंची कूद के खिलाड़ी को स्वयं को कितना ऊर्ध्वाधर कूदना चाहिए ताकि वह अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करे। मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्या है, कोई व्यक्ति है, इसको एक ऊंची कूद की ये रस्सी है, इस पर कितनी ऊंचाई से कूदना चाहिए, मतलब कितना एंगल बनाकर कूदना चाहिए ताकि वह अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करे। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। तो याद रखिएगा हमेशा कि प्रक्षेपण गति मतलब वायु में किसी वस्तु को फेंक रहे हो उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो यदि आपको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करना है तो 90 डिग्री, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तो 90 डिग्री, लेकिन अगर अधिकतम डिस्टेंस प्राप्त करना है तो 45 डिग्री याद रखिए। तो इसका ये आपका गति का बिल्कुल उचित नियम है। इसी के साथ गति का जो ये टॉपिक है समाप्त होता है 20 ही क्वेश्चन में।
इसी प्रकार से आगे हम भौतिकी के अन्य विषयों पर MCQ करेंगे। तो प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बिल्कुल साइंस का पूरा कोर्स MCQ कराया जाएगा, पूरे कोर्स का MCQ कराया जाएगा, जिसमें हम पूरा साइंस जो है 9th 10th से बेस्ड लेकर चलेंगे, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, वे चाहे 9th 10th से ऊपर लेवल के हों, उनको भी देखेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।